कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो विषय है वो विज्ञान विषय है। विज्ञान विषय से संबंधित एक श्रृंखला कंटिन्यू है और उस श्रृंखला के क्रम में 2016 के पेपर का आज दूसरा वीडियो है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो अब तक के प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों से संबंधित एक श्रृंखला कंटिन्यू किया गया है और उसी श्रृंखला के क्रम में आज 2016 के पेपर का दूसरी वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो अपलोड किया जाएगा तो 2016 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2017 और इस तरह से 2021-22 तक के समस्त पेपर को हम कंप्लीट करा देंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को आधार बना करके इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे लगाएं इसकी भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें कि निम्न में आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण, तो यहाँ पे आहार से हम क्या समझ रहे हैं? आहार श्रृंखला का मतलब ये हुआ कि कौन किसका आहार बनता है। आहार मतलब भोजन ग्रहण करना होता है, तो कौन किसका भोजन है। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन को देखें। घास, गेहूं और आम लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई किसी का आहार नहीं हो सकता है। जैसे घास को गेहूं कभी नहीं खाएगा और गेहूं को आम कभी नहीं खाएगा, तो यहाँ पे आहार वाली जैसी कोई बात ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। अब अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो बकरी को गाय नहीं खा सकती या गाय को हाथी नहीं खा सकता, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक, अब हम तीसरे ऑप्शन की बात करें। घास को मछली खाएगी, भाई घास को मछली कभी नहीं खाएगी, मछली तो पानी में रहती है, वो घास नहीं खाती, और मछली को बकरी नहीं खाती है, तो इस तरह से ये भी आहार श्रृंखला को फुलफिल नहीं करता है। तो अगर तीन ऑप्शन मैंने देखा, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, इसका मतलब ये कि चौथा ऑप्शन जरूर सही होगा। अगर आप तीन ऑप्शन देखें तीनों गलत हो गया तो चौथे ऑप्शन को बिना सोचे समझे आप इस पे क्या करिए, टिक कर दीजिए, यानी कि चौथा ऑप्शन जरूर सही होगा। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि चौथा ऑप्शन क्यों सही होगा। चलिए शुरू करते हैं चौथे ऑप्शन के सही होने की वजह। अब चौथा ऑप्शन इस वजह से सही होगा, देखिए घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खाता है, इसका मतलब ये है कि यह आहार श्रृंखला कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पे जो आहार श्रृंखला बनी वो क्या है, घास को बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा। घास हमेशा उत्पादक होता है, उत्पादक। अब मैंने एक ऐसे फिगर ड्रा कर दिया है, आप इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि जो निचले स्तर पे होता है वो उत्पादक होता है। उत्पादक का मतलब ये कि वह अपना भोजन स्वयं बनाएगा, इसलिए इसको स्वपोषी कहते हैं। ठीक, और इसके बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब ये कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो सकते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता बकरी हो सकता है, टिड्डा हो सकता है और खरगोश हो सकता है, तो ये सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टिड्डा, बकरी या खरगोश ये घास को खाएंगे। ठीक, और द्वितीयक उपभोक्ता ये वे होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक, और जो टॉप कंज्यूमर यानी कि जो तृतीयक उपभोक्ता हैं, तृतीयक उपभोक्ता में क्या हो सकता है? तृतीयक उपभोक्ता में चील हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मानव भी तृतीयक उपभोक्ता में आ जाएगा। मानव मतलब मानव जो है टॉप कंज्यूमर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आहार श्रृंखला है वो एक दिशात्मक होती है। जैसे घास को टिड्डा खाएगा और टिड्डा को कौन खाएगा? सर्प खाएगा, और सर्प को कौन खाएगा? चील खाएगा। इसका मतलब यह एक दिशात्मक हो गया। घास को टिड्डा को कौन खाने वाला है? सर्प, और सर्प को कौन खाने वाला है? चील। तो एक श्रृंखला ये कंटिन्यू हो गई, इसी को कहते हैं आहार श्रृंखला। और जब इस तरह की आहार श्रृंखलाएं, कई आहार श्रृंखलाएं एक ही इकोसिस्टम में काम करती हैं तो वो हो जाता है आहार जाल। अब वो आहार श्रृंखला कई सारी श्रृंखलाओं के समूह को आहार जाल कहते हैं। जैसे घास को खरगोश खा रहा है, खरगोश को शेर खा रहा है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डा को सर्प खा रहा है, घास को बकरी खा रहा है, बकरी को शेर खा रहा है, शेर को मानव खा रहा है। तो इस तरह से जो है एक सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू है, मतलब कई सारे आहार श्रृंखलाएं एक ही इकोसिस्टम में डेवलप हो गई हैं, तो उसे खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है या आहार जाल या खाद्य जाल उसे कहा जाता है। तो आहार श्रृंखला से संबंधित एक टॉपिक कंप्लीट होता है कि इसे हम कहते हैं उत्पादक,
ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और ये तृतीयक उपभोक्ता, या इसे हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। तो जो सबसे ऊपर है वो क्या होगा, चील होगा या फिर मानव होगा, ये टॉप कंज्यूमर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एनर्जी लेवल की अगर हम बात करें तो एनर्जी लेवल कितना ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा कितना स्थानांतरित होती है, तो वो 10वां भाग ऊर्जा जो है यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र होती है, यानी कि 1/10। अगर मान लीजिए टोटल ऊर्जा को हम 100 मान लें तो उसका 10वां भाग यहाँ पे 10 जाएगी और यहाँ पर 1 पहुँचेगा। तो इस तरह से 10वां हिस्सा, 100 का 10वां हिस्सा 10 हो जाएगा, 10 का 10वां हिस्सा 1 हो जाएगा। तो एनर्जी का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है, एनर्जी का जो स्थानांतरण होता है वो 10वां भाग होता है, यानी कि 1/10 होता है। यानी कि एक लेवल से दूसरे लेवल पर कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तो 1/10 एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो बहुत ही आसान है। और अगर हम टॉप की बात करें तो यहाँ 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे आहार श्रृंखला बनती है। तो आहार श्रृंखला कैसे बनती है, तो उत्पादक को प्राथमिक उपभोक्ता खाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा और द्वितीयक उपभोक्ता को जो टॉप कंज्यूमर है उसको खाते हैं। तो इस तरह से जो है इससे संबंधित अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन जरूर बना के आ जाएंगे। आपको बस ये देखना है आहार श्रृंखला कौन कंप्लीट कर रहा है, यानी कि कौन किसको खा रहा है, और ये बहुत आसानी से आप इसे सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम आप उसे एग्जाम हॉल में अवश्य सही कर पाएंगे। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें, जैसे 12वां क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑक्सिन क्या है। यह जो है ये वृद्धि हार्मोन होता है। ऑक्सिन क्या होता है, वृद्धि हार्मोन होता है। अब बात ये है कि ये पादप हार्मोन है या फिर जंतु हार्मोन है। तो ऑक्सिन जो होता है वो पादप हार्मोन होता है। ऑक्सिन क्या होता है, पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो पादप हार्मोन, तो पादप हार्मोन में इसकी जो अगर किसी भी पौधे में अगर ये ऑक्सिन दिया जाता है तो उसका ग्रोथ तेज़ी से हो जाता है। ठीक है, उसके तना में पत्ती नहीं विकसित होगी, तना विकसित होता है बट पत्तियों का विकास नहीं हो पाता, तना तेज़ी से बढ़ जाता है ऑक्सिन देने के बाद। तो ऑक्सिन क्या है, पादप हार्मोन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग किसी भी कंपटीशन में कभी भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। और पर्णवृत्त किसका भाग है, आप ध्यान से देखिए, पर्णवृत्त किसका भाग है, पत्ती का है, जड़ का है, पुष्प का है। तो पर्णवृत्त जो होता है वो पत्ती का भाग होता है। ठीक है, पर्णवृत्त, इसके बारे में आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। पर्णवृत्त भाग है किसका, पत्ती का। चलिए, अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिखे थे, अब हमारे पास ये स्पेस हो जाएगा। इस वजह से मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन क्या है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन। मैं विटामिन से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जा करके उसे बहुत आसानी से देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है विटामिन से संबंधित। जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितने भी टाइप्स के प्रश्न विटामिन से बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का हम संकलन वहाँ पे कर दिए हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप उसे देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप तुरंत आंसर कर देंगे। तो रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है, तो आवश्यक विटामिन के है। तो इस तरह से जो है विटामिन के रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। और अगर हम बात करें कि कौन सा, जैसे लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इन तीनों में खून का थक्का जमने में सहायक कौन होता है, तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो प्लेटलेट्स जो होता है वो खून का थक्का जमने में सहायक होता है। तो अगर विटामिन पूछता है तो विटामिन के आंसर करना है। और कौन सी रुधिर कणिकाएं जो हैं वो सहायक होती हैं, लाल रुधिर, श्वेत रुधिर और प्लेटलेट्स में, तो आपका ऑप्शन प्लेटलेट्स हो जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको उस वीडियो में बता दिया हूँ। तो आप जाइएगा विटामिन्स NMMS विटामिन्स जैसे सर्च करेंगे तुरंत आ जाएगी ये वीडियो। यूट्यूब पर आप NMMS विटामिन्स जैसे सर्च करते हैं तुरंत वो पूरा डिटेल आपके सामने आ जाएगा और आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल। पहले तो हम ये समझ लें कि विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो विद्युत वाहक बल, बस हम आपको सिर्फ ऐसे बता दें कि संपूर्ण परिपथ में
संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित, संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए, जैसे एक हम अगर परिपथ बना लें, ध्यान से देखें, ये बैटरी है, तो संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये सेल है। आप इस जब सेल बनाइए तो आप यहाँ देखिए जो सबसे बड़ा वाला भाग है उसे हम क्या कहते हैं, धन। तो सेल से जो ये छोटा वाला भाग ऋण है, ये प्लस ये माइनस, तो इस तरह से इसमें 2 सेल यूज किया गया है। तो सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश, जहाँ पे प्रति कूलाम आवेश 1 कूलाम आवेश कहा जाए, तो वहाँ पे आवेश से भाग दे देना होता है। तो आप ऐसे समझिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल 1 कूलाम आवेश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवेश से भाग दे देंगे। प्रति कूलाम की बात करेगा, प्रति कूलाम या 1 कूलाम, तो तुरंत समझिए कि हमें आवेश से भाग देना है 1 कूलाम आवेश को। फिर जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, जितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा। तो विद्युत वाहक बल का फार्मूला कैसे बन जाएगा, ऊर्जा बटे आवेश, यानी कि विद्युत ऊर्जा बटे आवेश। अब ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और प्रति को हम बटे को हम प्रति कहते हैं, और आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम। तो ये जो है फार्मूला बनाने का तरीका है। आप अगर इस तरीके को अपनाते हैं तो आप बहुत आसानी से क्या बता सकते हैं, आप बहुत आसानी से मात्रक बता सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 कूलाम आवेश को संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है या निकलती है, या सेल द्वारा जो ऊर्जा लगती है, उस ऊर्जा को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, जूल प्रति कूलाम पहला ही ऑप्शन है, तो इसे आप टिक कर दीजिएगा। अब हम बात करें जूल किसका मात्रक है, तो जूल जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है या कार्य का मात्रक होता है। न्यूटन किसका मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो आप ध्यान से देखिए, न्यूटन प्रति माने बटे लगा दीजिए और वर्ग मीटर, तो न्यूटन जो है बल का मात्रक होता है, और वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब। बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, दाब, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले लंबवत बल को हम दाब कहते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल, अब यहाँ पे देखिए एकांक क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल, यानी कि जैसे ही एकांक क्षेत्रफल का नाम ले क्षेत्रफल से भाग देंगे, ठीक है। 1 कूलाम आवेश का नाम लिया तो कूलाम से भाग दे दिया। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप समझ पाएंगे कि आंसर क्या सही होने वाला है, ठीक है ना। जैसे 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने के लिए अगर आपको इतनी बातें पता हैं, तो यानी कूलाम से भाग देना रहेगा, यानी यही एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसे आप टिक कर दीजिए। अगर एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आप नहीं भी बनाने के कंडीशन में हैं, तो भी आप सही करके चले आएंगे। तो एग्जाम में हमें महत्वपूर्ण ये है कि आपको कितना आता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। एग्जाम हॉल में आप कितने सतर्क हैं और कितने सावधानी से आप आंसर कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब विद्युत वाहक बल की बात अगर आपको जरा सा भी दिमाग में रहे, 1 कूलाम आवेश को विद्युत परिपथ में प्रवाहित करना है, कुछ इस तरह का सर बताए थे, तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 1 कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं या प्रति कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं, तो यानी कि आवेश से भाग देना होगा, और सेल द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे, यानी ऊर्जा बटे आवेश, तो ये हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। बहुत ही ईजी है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, दाब का मात्रक हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये पूरा क्वेश्चन ही हमने डिस्कस कर दिया। अब अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, अमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो अमीटर से क्या मापा जाएगा, अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अमीटर का जो सिंबल होता है वो ऐसे बनता है, यहाँ पे ए लग जाता है, ये हो गया अमीटर, क्योंकि इससे विद्युत धारा मापा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि एमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो एमीटर का प्रतिरोध जो है, चूंकि धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिरोध इसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रतिरोध क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब दूसरी चीज, अगर ये आदर्श अमीटर हो जाए तब, आदर्श अमीटर, अब आप हमें बताइए, अगर ये आदर्श अमीटर हो जाए, अमीटर का तो प्रतिरोध कम होता है, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन अगर वो आदर्श अमीटर हो जाए तो प्रतिरोध क्या होना चाहिए,
बहुत ही कम होना चाहिए, यानी कि शून्य के बराबर। तो आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। अब अगर आप ये वीडियो देखे रहेंगे तो ये क्वेश्चन तो कतई गलत नहीं करके आएंगे कि आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होना चाहिए। तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो आदर्श अमीटर है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब इसी के साथ हम आपको वोल्ट मीटर बता दें, तो अमीटर का उल्टा कर, हाँ एक चीज़ और इसमें छूट गया, इसमें जो है अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर को जब भी जोड़िए तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़िए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्रम में तो जोड़ा जाता है। अब अमीटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सही करके एग्जाम हॉल में जरूर आएंगे। अब हम इसी के पैरेलल आपको वोल्ट मीटर बता दे रहे हैं। वोल्ट मीटर का मतलब ये होता है, सेम ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए, ऐसे वोल्ट मीटर कर दीजिए, ठीक है। वोल्ट मीटर का मतलब ये कि वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसका प्रतिरोध कम होना चाहिए तो इसका प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और इसे किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। अब आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यंत उच्च होना चाहिए या अनंत होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है वोल्ट मीटर से संबंधित मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया और अमीटर से संबंधित क्वेश्चन बता दिया। अब यहाँ पे आइए, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। तो शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का काम करती है, तो कार्बन की छड़। शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का काम करती है, तो कार्बन की जो छड़ होती है वो किसका काम करेगी, एनोड का काम करेगी। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो ये सर्वविदित है, सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। अब 1 गीगाबाइट क्या है, अब आप हमें बताएं 1 गीगाबाइट क्या है। तो हम पूरा आपको डिटेल इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को बता देते हैं। 1 गीगाबाइट क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि 1 बाइट क्या होता है। 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाता है। 1 बाइट, इसको नोट कर लीजिए, 1 बाइट में कितना बिट होता है, तो 8 बिट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8 बिट मिल करके 1 बाइट बनाते हैं। और 1024 बाइट मिल करके, ध्यान दीजिए, 1024 बाइट, 1024 बाइट मिल करके 1 किलो बाइट बनाते हैं। 1024 बाइट मिल करके क्या बनाते हैं, 1 किलो बाइट बनाते हैं। तो आप इसे पूरा लिख लीजिएगा कि 1024 बाइट मिल करके 1 किलो बाइट बनाते हैं। जैसे किलो का मतलब 1000 होता है, वैसे ही कंप्यूटर की भाषा में 1024 होता है किलो का मतलब, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी किलो लिखा रहा है, जैसे 1 किलो बाइट, अगर ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात कर रहा है तो किलो की जगह पर 1024 लगा दीजिए, बहुत ही आसानी से आप इसे आंसर कर सकते हैं। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछता है कि मेगा बाइट क्या होता है, ठीक है। तो मेगा बाइट क्या होगा, बहुत ही आसान है, 1024 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट को हम क्या कहते हैं, 1 मेगा बाइट कहते हैं। तो 1024 किलो बाइट अगर है तो 1024 किलो बाइट 1 मेगा बाइट के बराबर होता है। और 1024 मेगा बाइट किसके बराबर होगा, 1024 मेगा बाइट किसके बराबर हो जाएगा, तो 1024 मेगा बाइट जो है 1 गीगा बाइट के बराबर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन भी वही है क्या, हाँ, 1 गीगा बाइट किसके बराबर होगा, तो 1024 मेगा बाइट जो है वो 1 गीगा बाइट के बराबर हो जाएगा। जी मतलब हो जाएगा गीगा बाइट। तो 1024 बाइट मिलकर के क्या हो जाएगा, 1 गीगा बाइट हो जाएगा। अच्छा, टेराबाइट क्या होगा, तो 1024 गीगाबाइट मिलके 1 टेराबाइट हो जाएगा। 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट, टीबी मतलब हो जाएगा टेराबाइट। तो 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट हो जाएगा। अब देखिए कितना आसान है, इसको याद रखना।
8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाता है, और 1024 बाइट मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 किलोबाइट बनाते हैं, और 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, बिट है, तो आप बिट जान लीजिए। बिट के बाद क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा, बाइट के बाद क्या हो जाएगा, किलोबाइट हो जाएगा, किलोबाइट के बाद क्या हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट के बाद क्या हो जाएगा, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट हो जाएगा, और गीगाबाइट के बाद क्या हो जाएगा, टेराबाइट हो जाएगा। तो 8, अब ऐसे देखिए 8 बिट मिलकर के 1 बाइट बनाएंगे, और 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाएंगे, ठीक है, और 1024 किलोबाइट मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाएंगे, और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 गीगाबाइट बनाएंगे, और 1024 गीगाबाइट मिलकर के 1 टेराबाइट बनाएंगे। तो यही सीरीज चलने वाली है। तो आप इसे क्रम याद रख लीजिए कि पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर किलोबाइट आएगा, फिर मेगाबाइट आएगा, फिर गीगाबाइट आएगा, फिर टेराबाइट आएगा। तो बहुत ही आसान है, इसे याद रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बन सकता है, तो आप यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसे जरूर सही करके आएंगे। कुछ भी 1 टेराबाइट पूछ सकता है, तो अब ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 टेराबाइट में कितने बाइट होते हैं, ठीक है, या 1 टेराबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं, 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, कितना गीगाबाइट होता है। तो आपको अगर कन्वर्जन पता है तो आप बना लेंगे। चलिए 7वां क्वेश्चन इसमें क्या था, बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो आप ध्यान से देखिए, बहता हुआ पानी अगर है तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। बहता हुआ पानी यांत्रिक ऊर्जा होती है। बहते हुए पानी में कैसी ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। यानी यांत्रिक ऊर्जा जो है वो 2 प्रकार की, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो mgh होता है, और गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² होता है। ये दोनों जरूर नोट कर लीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा ही गतिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। तो जो अगर शांत जल है तो उसमें टोटल स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर वो बहने लगेगा तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदलने लगेगी, यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगेगी। और हम एक बात आपको बता दें कि हमेशा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा इन दोनों का जो सम होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। नियत मतलब होता है कांस्टेंट होता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब जितना स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जितना खर्च होगी, उतना गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। स्थितिज ऊर्जा जितना खर्च होती है उतना गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बस यही है, मतलब एक कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है, दूसरी कम होगी तो पहले की बढ़ जाएगी, बस यही होता है। इसी वजह से ये कांस्टेंट होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो सम होता है वो क्या होता है, ठीक है, तो वो नियत होता है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बहते हुए पानी में कैसी ऊर्जा होती है। तो बहते हुए पानी में दोनों ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। सहारा देने वाली जड़ों में पाई जाती हैं। तो सहारा देने वाली जड़ों में क्या पाई जाती हैं, मूली, गाजर, आलू, गन्ना। अच्छा, इस क्वेश्चन का अगर हमें आंसर करना हो तो हम आंसर कैसे करेंगे, आप ऐसे समझिए, दिमाग से समझिए, ठीक है। वो तो चीज़ें, इसका कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप ऐसे समझिए। सहारा देने वाली जड़ें होती हैं तो मूली, गाजर, आलू, ये लगभग मैच कर रहा है। ये सब ज़मीन के अंदर होते हैं, गन्ना ज़मीन के ऊपर होता है। तो सहारा देने वाली जड़ें किस में आ जाएंगी, गन्ना में आ जाएंगी। तो ऐसे भी हमें क्वेश्चन को टारगेट करना है। हमें ये नहीं करना कि हमें बी विकल्प लेके मारना है, सी विकल्प लेके मारना है, नहीं। आप क्वेश्चन को पहले देखिए और एनालिसिस करिए क्या ऑप्शन सही हो सकता है। तो जो ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, आपको देखने से लग जाएगा। कभी कभी देखने से लग जाता है कि 3 ऑप्शन तो एक तरह के हैं, तो जो भिन्न हो उसे टिक कर दीजिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो जो सही है उसे आप सही करेंगे। एक कोशिकीय पादप क्या है, तो आप ध्यान से देखिए। एक क्लेमाइडोमोनास, ठीक है ना, क्लोरेला और डायटम्स। तो यहाँ पे एक कोशिकीय पादप तीनों हैं, क्लेमाइडोमोनास है, हाँ, क्लोरेला है और डायटम्स है। तो इस तरह से जो है एक कोशिकीय पादप ये सारे होते हैं। एक वर्षीय पौधा क्या है, गुलाब, आम, केला और गेहूँ। तो यहाँ पे
ऊपर वाले में उपरोक्त सभी में टिक करिएगा और यहाँ पर गेहूं पे टिक कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है 2016 में का जो सेकेंड पार्ट है वो समाप्त होता है। बहुत ही आसान है।